हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपणो राजस्थान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम अजमेर चौहान रियासत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आपका पढ़ाई का फ्लो बना रहे और आपको चीज़ें समझ में आती रहे, इसलिए उसे एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बीसलदेव चौहान, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में पढ़ा था। तो उनके शासनकाल का स्रोत गोपीनाथ शर्मा, जिनकी पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, उसके अनुसार कब से कब तक बताया गया है, तो 1158 से 1163 ईस्वी बताया गया था। और बिसलदेव चौहान के शासनकाल को शाकंभरी के चौहानों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकंभरी के चौहानों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और इनके साम्राज्य पे हमने चर्चा की थी, साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ पर किया उन्होंने, तो उसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? एक तो शिवालिक का स्तंभ लेख है, उससे मिलती है। एक हमें यूपी सहारनपुर से मिलती है, और राजस्थान के अजमेर ज़िले से, और गुजरात में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और विग्रहराज को कौन सी उपाधि दी गई? तो विग्रहराज को कवि बंधु, कवि बांधव या कटि बंधु की उपाधि दी। और ये उपाधि किसने दी? ये हमने जाना था, जैनक भट्ट के द्वारा ये उपाधि इन्हें दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि ये अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को आश्रय दिया करते थे, इसलिए इन्हें ये उपाधि दी गई। और ये स्वयं भी संस्कृत के विद्वान थे। और इन्होंने कौन से नाटक की रचना की थी? तो इन्होंने एक नाटक हरिकेली की रचना की थी। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, जो कहाँ पर कराया था? अजमेर ज़िले में कराया गया था। और बाद में इसी संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर क्या कर दिया? वहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया, मतलब एक मस्जिद बना दी। और उसका नाम क्या रख दिया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया गया है। वो नाम क्यों रखा गया 2.5 दिन का झोपड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक बाबा आते हैं, उनका बाबा पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स का मेला पड़ता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कह देते हैं। और बिसलदेव चौहान के बारे में इंग्लैंड में एक राजा राम मोहन का स्मारक है, जहाँ पर क्या है? हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ भी उल्लेखित है, ये भी जानकारी मिलती है हमको। और ये कौन से मत से संबंधित थे? तो ये भी शैव मत से संबंध रखते थे, और ये अन्य धर्मों का भी सम्मान करते थे। तो इसके बारे में चर्चा की थी हमने। और इन्होंने क्या क्या बनवाया था? तो इन्होंने बीसलपुर कस्बा, बीसलपुर तालाब और बीसलपुर बांध का निर्माण टोंक ज़िले में किया गया था। ये सारी जानकारी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, तो ये मैंने आपको फिर से रिवाइज कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिसलदेव चौहान की मृत्यु हो गई थी 1163 में। 1163 में इनकी मृत्यु होने के बाद शासक कौन बना? तो शासक बना अपार गांगे। और अपार गांगे के बाद कौन बना शासक? पृथ्वीराज द्वितीय बने। और पृथ्वीराज द्वितीय के जो चाचा थे, कौन थे? सोमेश्वर चौहान। उनका विवाह किससे हुआ था? कर्पूरी देवी, जो कि त्रिपुरी अर्चल नरेश की पुत्री थी। तो इनसे इनके 2 संतान हुई। सोमेश्वर चौहान के पहले का नाम था हमारे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज राठौड़ के नाम से भी पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी संतान का नाम था इन्हें हरिराज। तो इनके ये 2 संतान हुई। तो इनके बाद में सोमेश्वर चौहान के बाद में कौन शासक बना? पृथ्वीराज तृतीय शासक बने। तो अब आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्होंने कब से कब तक शासन किया, इन्होंने क्या क्या निर्माण कराए, और कौन कौन से साम्राज्य विस्तार किए, उन सब के बारे में हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, इनका शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी तक चला। कब से कब तक?
1177 से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। सोमेश्वर चौहान का शासनकाल कब था? 1169 से 1177 तक इनका शासनकाल था। और सोमेश्वर चौहान का विवाह किससे हुआ था? कर्पूरी देवी, जो कि कौन थी? कलचुरी नरेश अचल की पुत्री थी, इनसे हुआ था। और इनके 2 संतान हुई थी, पृथ्वीराज तृतीय, और दूसरी संतान का नाम क्या था? हरिराज। और इनका जन्म कहाँ हुआ था पृथ्वीराज चौहान का? ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका, इनका जन्म हुआ था अनहिलवाड़ा, या फिर जिसे अनहिल पाटन भी कहते हैं, वहाँ पर, जो क्या थी? ये गुजरात की तत्कालीन राजधानी थी। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। और क्या हुआ था कि 1177 में ही इनके पिता, जो सोमेश्वर चौहान थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। 1177 में जब इनकी मृत्यु हुई, तो जो पृथ्वीराज थे वो सिर्फ 11 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में ही इनको सिंहासन दे दिया गया। लेकिन 1 वर्ष तक जो इनकी माता थी कर्पूरी देवी, उन्होंने संचालन किया, शासन किया और राज्य को संभाला। और इनकी माता ने क्या किया? इनकी माता ने राज्य में मुख्यमंत्री और सेना अध्यक्ष को नियुक्त किया। तो इन्होंने मुख्यमंत्री तो बनाया किसे? केमास, या जिसे कदम्बवास के नाम से हम जानते हैं, उन्हें तो इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और भुवनमल को क्या बनाया? भुवनमल को इन्होंने सेना का अध्यक्ष बनाया। किसने बनाया? कर्पूरी देवी ने बनाया। फिर पृथ्वीराज तृतीय ने क्या किया? पृथ्वीराज तृतीय ने अपने जो चाचा थे अपारगांगे और जो चचेरा भाई था, अपने चाचा अपारगांगे और चचेरे भाई नागार्जुन और भंडारनको को समाप्त कर दिया। और 1178 में गुड़गांव पर, जो कि हरियाणा में स्थित है, वहाँ पर अपना राज्य विस्तार कर लिया, जिससे उनका राज्य दिल्ली से अजमेर तक हो गया। क्या हो गया? दिल्ली से अजमेर तक अब किसका शासन हो गया? तो पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान का शासक हो चुका था। इसके बाद क्या हुआ कि पृथ्वीराज को जो भी फैसले लेते थे वो कदम्बवास या केमास की सहायता से लेने पड़ते थे, क्योंकि उन्हें उनकी माता ने मुख्यमंत्री बना दिया था। तो वो जो भी फैसला लेना चाहते थे पृथ्वीराज जी, तो कदम्बास जी से उन्हें पूछना पड़ता था। तो वो परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा कि कदम्बास जी को रास्ते में से हटा देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी जानकारी मिलती है हमें, तो पृथ्वीराज जी ने कदम्बास जी की हत्या करवाकर अपना मुख्यमंत्री किसको नियुक्त कर लिया? प्रताप सिंह जी को अपना नियुक्त मुख्यमंत्री कर लिया। किसे कर लिया अपना मुख्यमंत्री नियुक्त? तो अपना मुख्यमंत्री प्रताप सिंह जी को नियुक्त कर लिया और कदम्बास की हत्या करा दी। ये क्यों किया इन्होंने? ये अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया, ऐसी जानकारी हमें स्रोतों से मिलती है। और पृथ्वीराज जी को कौन कौन सी उपाधि दी गई है? तो पृथ्वीराज जी को दलपुंगल और राय पिथौरा की उपाधि दी गई है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दलपुंगल उपाधि किसे दी गई है? तो आपका जवाब होगा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड को दी गई है दलपुंगल या राय पिथौरा की उपाधि। इसके बाद में हम आगे देखते हैं पृथ्वीराज जी ने कौन कौन से सैन्य अभियान किए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज जी ने 1182 में तो क्या किया? भंडारनको का दमन किया। और 1182 में इन्होंने महोबा, जो कि अभी कहाँ पर स्थित है? यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो महोबा के चंदेलों पर आक्रमण किया 1182 में। और इस समय चंदेलों का शासक कौन था महोबा में? तो वो थे परमार्दी देव चंदेल। कौन थे? परमार्दी देव चंदेल थे। और इस युद्ध का नाम क्या था? तो इस युद्ध का नाम था तुमुल का युद्ध। क्या नाम था इसका? तुमुल का युद्ध नाम था। और ये कब हुआ था? 1182 में हुआ था।
तो इन्होंने क्या किया, 1182 में भंडारनको का दमन किया और तुमुल का युद्ध किया, जो कि महोबा के चंदेल शासकों पर आक्रमण के बारे में बताता है हमें। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुजरात के जो शासक थे भीमसेकिंड चालुक्य, उनसे भी संघर्ष किया। इसके बाद में इन्होंने कन्नौज, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गढ़वाल, उनके साथ में संघर्ष हुआ इनका। तो जयचंद गढ़वाल के बीच में संघर्ष हुआ और संयोगिता की ऐतिहासिकता के बारे में क्या बातें बताई गई हैं, उसका अपहरण हुआ था नहीं हुआ था, उनकी शादी पृथ्वीराज से कैसे हुई, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा आगे करेंगे। तो इन सब पॉइंटों के बारे में हम थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर आगे कि पृथ्वीराज ने कैसे कैसे शासन किया था, सैन्य अभियान किए थे। तो भंडारनको का दमन के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमको मिलती है खतरगच्छ की पट्टावली से। कहाँ से मिलती है, खतरगच्छ की पट्टावली से मिलती है, जो कि जिनपाल के द्वारा लिखित है। और भंडारनको का प्रभाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर था, तो इनका प्रभाव क्षेत्र था गुड़गांव, हिसार, भरतपुर, अलवर, मथुरा आदि क्षेत्रों में इनका प्रभाव बढ़ रहा था भंडारनको का। और इन क्षेत्रों में इनका प्रभाव, भंडारनको का प्रभाव क्षेत्र कम करके खुद के क्षेत्र में इनको शामिल करना, इन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पृथ्वीराज तृतीय ने भंडारनको पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके इनको हरा दिया, पराजित कर दिया, जिससे भंडारनको का दमन हो गया और इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया, पृथ्वीराज थर्ड का अधिकार हो गया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, महोबा विजय या फिर तुमुल का युद्ध किया, जो भी कब किया, 1182 में ही किया। और ये किस किस के बीच में हुआ, महोबा का युद्ध या फिर तुमुल का युद्ध, तो ये युद्ध हुआ हमारे पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल, जो कि महोबा के शासक थे, उनके बीच में हुआ था। इसमें परमार्दी देव के सेनापति आल्हा और उदल, आल्हा और उदल तो मारे गए और पृथ्वीराज इसमें विजयी रहे। किसमें विजयी रहे, तुमुल के युद्ध में विजयी रहे। और पृथ्वीराज ने महोबा का सामंत किसको नियुक्त किया, तो महोबा का सामंत पृथ्वीराज ने पंजुन राय को नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया, पंजुन राय को नियुक्त कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, पृथ्वीराज ने गुजरात शासक जो भीमसेकिंड थे, चालुक्य शासक, उनको भी पराजित किया और गुजरात पर भी अधिकार कर लिया। और फिर इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट कि पृथ्वीराज ने तराइन का युद्ध किया। किसके साथ किया, तराइन के युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ में किया। और तराइन के कितने युद्धों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, तो तराइन के 2 युद्धों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तराइन का प्रथम युद्ध तो कब हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। और किस किस के बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की तो विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और जो द्वितीय युद्ध था तराइन का, वो कब हुआ, 1192 में हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी की तो विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। और जो पृथ्वीराज है उनने कितनी बार युद्ध किया, उसके बारे में भी आगे सोर्स बताए गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखी, चंद्र बरदाई ने लिखी। इसमें बताया गया है कि 21 बार युद्ध लड़े गए। और सुरजन चरित्र में, जो कि चंद्रशेखर द्वारा लिखित है, इसमें भी 21 बार का उल्लेख है। नेक्स्ट है हम्मीर महाकाव्य, जो कि किसके द्वारा रचित है, नयन चंद्र सूरी के द्वारा रचित है। इसमें 7 बार का उल्लेख बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे प्रबंध कोश। क्या है, प्रबंध कोश, जो कि किसके द्वारा लिखित है, राजशेखर के द्वारा लिखित है। इसमें 20 बार उल्लेख बताया है।
और प्रबंध चिंतामणि जो कि आचार्य मेरुतुंग द्वारा रचित है, इसमें 23 बार का उल्लेख बताया गया है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। सोर्स और इनके रचनाकारों के नाम याद रखने हैं। इनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। कितनी बार आपको याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन इनने कौन कौन सी रचना की है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है या फिर नॉर्मली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप इसको ढंग से रिवाइज करें और इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको नोट करके रखें। फिर से रिवाइज कर देते हैं। चंद्रबरदाई द्वारा कौन सा लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो। चंद्रशेखर द्वारा कौन सा लिखा था? सुरजन चरित। और नयन चंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य। और राजशेखर द्वारा प्रबंध कोश। और आचार्य मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में इसके बारे में उल्लेख बताया गया है। तो आगे हम और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पृथ्वीराज ने क्या क्या किया था। उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? मोहम्मद गोरी ने 1173 में तो ये गजनी जो कि कहाँ स्थित है? अफ़गानिस्तान। कहाँ स्थित है? गजनी अफ़गानिस्तान का गवर्नर बना था। कौन? मोहम्मद गोरी। और ये गवर्नर इसे किसने बनाया था? तो इसे गवर्नर बनाया था गियासुद्दीन बलबन ने बनाया था। तो 1173 में तो ये गजनी का गवर्नर बना। कौन? मोहम्मद गोरी। और 1175 में इसने क्या किया? मुल्तान पर अधिकार कर लिया। और 1178 में इसने गुजरात पर अधिकार कर लिया। गुजरात पर अधिकार कर लिया। और 1181 में इसने सियालकोट का दुर्ग बनवा दिया। और 1186 में इसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। और 1191 में इसने तबर हिंद या सर हिंद जो कि पंजाब में स्थित है उस पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। और फिर 1191 में क्या हुआ? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और तराइन कहाँ पर स्थित है? तो तराइन हमारा हरियाणा राज्य में स्थित है। और तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तो विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और मोहम्मद गोरी हार कर कहाँ चला गया था? गजनी वापस चला गया था। लेकिन इसके बाद मोहम्मद गोरी शांत नहीं बैठा। उसने दोबारा से पृथ्वीराज पर अटैक किया जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ? 1 साल के अंदर अंदर उसने ये अटैक कर दिया पृथ्वीराज पर 1192 ईस्वी में, जिसे हम तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में देखते हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान की तो हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। मोहम्मद गोरी लगभग 1,20,000 सैनिक लेकर आया था इस बार और पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए इसकी विजय हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में। और 1194 में इसने क्या किया? 1194 में इसने चंदावर का युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? चंदावर का। चंदावर के युद्ध में इसने क्या किया? कन्नौज के जो शासक थे जयचंद गढ़वाल, इसके साथ में युद्ध किया। इसमें जयचंद जी की तो हार हुई और मोहम्मद गोरी की वापस से विजय हुई। और यहीं से क्या हुआ? यहीं से भारत में मुस्लिम शासकों का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुस्लिम शासकों का आगमन कहाँ से माना जाता है? मोहम्मद गोरी के शासनकाल से ही माना जाता है और चंदावर के युद्ध के बाद का माना जाता है, ऐसी यहाँ पर बताई गई है। तो आगे हम देखते हैं पृथ्वीराज जी की मृत्यु कैसे हुई थी। यहाँ तो हमने उनके सैन्य अभ्यासों के बारे में जाना और आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी। उसके बारे में अनेक इतिहासकारों के क्या क्या मत है और क्या क्या बताया गया है, तो थोड़ी चर्चा करते हैं। तो गोपीनाथ शर्मा जी का जो मत है, गोपीनाथ शर्मा जी का मत है जिसमें पृथ्वीराज प्रबंध और ताज उल मासिर हसन निजामी, एक है हमारा ताज उल मासिर हसन निजामी द्वारा रचित है। उस दोनों में क्या बताया गया है? उन दोनों में बताया है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद में रखा गया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था? मोहम्मद गोरी ने कैद में रखा था, बंदी बना लिया था और
अपने षड्यंत्र करते हुए पकड़े जाने पर मार दिया था। पृथ्वीराज जी मोहम्मद गोरी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, ऐसी जानकारी मिलती है, और षड्यंत्र का पता चलने के कारण मोहम्मद गोरी ने इन्हें मार दिया। और पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्र बरदाई द्वारा रचित है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि पृथ्वीराज जी को मोहम्मद गोरी गजनी अफगानिस्तान ले आया था साथ में, और यहाँ पे आके इसने क्या किया था, इनकी आंखें फोड़ दी थी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज जी की आंखें फोड़ दी गजनी लाकर, और चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गोरी को बताया कि जो मेरा मित्र है पृथ्वीराज चौहान, वो शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर है, तो आप इनका ये करतब देखिए। चंद्र बरदाई ने एक कविता के माध्यम से पृथ्वीराज को बताया कि मोहम्मद गोरी कहाँ बैठा है। तो पृथ्वीराज चौहान ने वो अपने मित्र की जो कविता थी चंद्र बरदाई द्वारा रचित थी, लिखी गई थी, वो उसको सुनकर मोहम्मद गोरी को मार दिया। तो इसकी चर्चा भी कहाँ पर की गई है, पृथ्वीराज रासो में की गई है। तो अब आप पूछेंगे कि जब चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज की मृत्यु हो चुकी है, तो ये चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो इसका उल्लेख इनके जो पुत्र थे, चंद्र बरदाई के जो पुत्र थे जलहण, उन्होंने इसकी अंतिम बातें लिखी हैं, तो ये भी इसमें ही संकलित हैं। तो देखते हैं कि चंद्र बरदाई ने कौन सी कविता लिखी थी जिससे पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मारने में सफल हुए। तो ये है हमारी 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतना सुनकर पृथ्वीराज ने अंदाजा लगा लिया कि मोहम्मद गोरी कहाँ पर बैठा है, और उन्होंने इसके अकॉर्डिंग एक तीर चलाया जो सीधा मोहम्मद गोरी के जाकर लगा, और मोहम्मद गोरी की वहीं मृत्यु हो गई। उसके बाद में चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज जी को मार दिया और स्वयं को भी कटार से मारकर आत्महत्या कर ली वहीं पर। ऐसी यहाँ पर पृथ्वीराज रासो में बताया गया है, और ये अंतिम बातें जो थी वो इसमें चंद्र बरदाई के जो पुत्र है जलहण, उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि हम्मीर महाकाव्य में क्या बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हम्मीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी के द्वारा रचित है। इसमें बताया गया है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, उसमें हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने कैद कर लिया और फिर इनकी हत्या करवा दी गई। तो ये भी हमारे पहले जो मत हैं उनके अकॉर्डिंग ही मिलता जुलता मत है हम्मीर महाकाव्य वाला, कि पहले इनको तराइन के सेकंड युद्ध में हार के बाद में कैद करा गया मोहम्मद गोरी के द्वारा और फिर इनको मरवा दिया गया, ऐसा हम्मीर महाकाव्य में बताया गया है। और एक है हमारे विरुद्ध विधि विध्वंसज। इसमें क्या बताया है? इसमें ऐसा बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान की युद्ध स्थल पर ही मृत्यु हो गई थी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारे मत हमारे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में दिए गए हैं। ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपसे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। आपको ये याद रह जाए वही बहुत है एग्ज़ाम में। तो आप इसी को बार बार रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं प्रॉपर। तो आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं पृथ्वीराज के बारे में, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे। तो इसके बारे में क्या है, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए गए। क्या किया गया? डाक टिकट भी उनके नाम पर जारी किए गए हैं 2000 ईस्वी में। और 1192 में से जो 1194 है, 1192 से 1194 तक जो पृथ्वीराज के पुत्र थे, पृथ्वीराज चौहान के जो पुत्र थे गोविंदराज, उनका यहाँ पर शासन रहा। कहाँ पर? अजमेर
रियासत में। उसके बाद में 1194 में जो हरिराज थे, कौन थे हरिराज? पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। इन्होंने गोविंदराज को हराकर यहाँ से भगा दिया अजमेर से। और ये गोविंदराज भागकर कहाँ गए? ये रणथंभौर गए और रणथंभौर में इन्होंने 1194 में चौहान वंश की स्थापना कर दी। किसने करी? गोविंदराज ने रणथंभौर चौहान वंश की स्थापना कर दी। तो अजमेर रियासत यहीं पर एंड हो गई। उसके बाद में आती है हमारी रणथंभौर की चौहान रियासत। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। ओके, बाय, टेक केयर दोस्तों। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।